ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पहली वीडियो आई होप पहला पार्ट आपने असर्शन रीजन का सभी ने देख लिया होगा और उससे हेल्प भी मिली होगी। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे पार्ट सेकंड जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं। असर्शन रीजन की हमारी सीरीज धमाकेदार चल रही है और अगर आपको ये लाइक वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए। साथ साथ जो भी आपको स्टूडेंट्स लगते हैं कि जिनको अभी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, जो आपके साथ के सभी बंदे हैं उनको सभी को फॉरवर्ड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो मेरा एजर्शन बोल रहा है मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने पी प्लांट पे ही अपने एक्सपेरिमेंट सारे परफॉर्म किए थे मेंडल साहब ने। रीजन की बात करूं तो पी प्लांट इज क्रॉस पोलिनेटिंग एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये भी आपका रीजन भी क्या है, करेक्ट है। एक्चुअल में था क्या कि जो आपका पी प्लांट है इसके अंदर जो है, जो ये फ्लावर होता है, जो इसका फ्लावर होता है ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब ईदर इट विल बी द मेल और ईदर इट विल बी अ फीमेल। तो इससे होता क्या है, जो क्रॉस पोलिनेटिंग होगा, एक्चुअल में जो क्रॉस पोलिनेटिंग होगा उसका मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। तो उससे जो है, जो आपके अलील्स हैं या जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी स्टडी करना आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो है आपका आप बोल सकते हैं कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो किस कौन से प्लांट से या तो मेल से फीमेल से ट्रांसफर हुआ है उसके अंदर। और अगर वो होता आपका सेल्फ पोलिनेटिंग तो एक ही प्लांट के अंदर क्या रहता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो वहां पर इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है आपका एसर्शन रीजन करेक्ट है, तो आपने इसको ए मार्क करके और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 37 सॉरी। सो द एसर्शन सेज दैट टेस्टिस रीज आउटसाइड द एब्डोमेन। तो बिल्कुल करेक्ट ये जो है आपका स्टेटमेंट है आपका, इसके अंदर ठीक दिया गया है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से बाहर लाई करती हैं और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और बेसिकली इसका रीजन क्या है कि जो आपका स्पर्म का जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम रहता है ना। तो उसको कूल रखने के लिए ये स्क्रोटम नाम के एक पाउच में आउटसाइड द बॉडी हैंगिंग पोजीशन में आपको मिलती है। तो ये एजर्शन आपका करेक्ट है बिल्कुल। अगर मैं रीजन पर बढ़ूं तो स्पर्म रिक्वायर टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर ऑफ डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। तो ये जो है ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है और साथ साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए इसको मार्क कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लाइकली, यहाँ रिप्रोडक्शन डाल लेना है ना। ओके, तो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लाइकली टू एडजस्ट बेटर इन द एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आपकी ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं उनके पास ज्यादा एडजस्टमेंट की पावर होती है या ज्यादा वेरिए उनके पास जो है वेरिएशंस होती हैं क्वालिटीज के अंदर, ठीक है। वेरिएशंस होती हैं क्वालिटीज के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक मेरा ऐसा प्लांट है जो कि काफी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है और एक मेरा ऐसा प्लांट है जो कि काफी हॉट कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है। तो इन दोनों के पोलिनेशन से जो मिलके जो मेरा प्लांट बनेगा उसके पास एबिलिटी होगी कि वो ज्यादा कोल्ड वेदर में भी सर्वाइव कर पाए और ज्यादा हॉट वेदर में भी सर्वाइव कर पाए। तो उससे होगा क्या कि उसकी जो है सस्टेन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेरिजन टू देयर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो इसीलिए वेरिएशन ज्यादा होने की वजह से उनकी जो वो है आपकी जो वो है आपका एडजस्टमेंट है वो बेटर हो जाता है एनवायरनमेंट के साथ। तो असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीजन की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देयर इज मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स। तो ये भी सही है और इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट दी गई है। जो जेनेटिक मटेरियल है मेल का और फीमेल का वो मिक्स होता है एक्चुअल में और तब जाकर क्या बनता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके जो है आपका ए आप इसको मार्क कर देंगे, ऑब्वियसली दोनों करेक्ट है और स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 39 की अगर मैं बात करूं तो एजर्शन मेरा बोल रहा है कि इफ ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर इज ओ देन द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विल आल्सो बी ओ। तो एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर फादर का भी ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो होगा क्या, होगा ये कि जो आपका इसका मतलब आपका ये है कि जो आपका ओ का जो अलील है, ठीक है, ओ का जो क्रोमोसोम है, ओ का जो अलील है आपका ब्लड का, मदर के अंदर और फादर के अंदर दोनों के अंदर ही वो क्या है, डोमिनेंट है।
और अगर वो डोमिनेंट है तो वो सेम ही आपको किसके अंदर मिलेगा, चाइल्ड के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपका असर्शन करेक्ट हुआ। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय मैनी अलील्स ऑफ ए जीन। किसी भी जीन के कई सारे अलील्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आई ए, आई बी और आई ओ, इन तीनों को मिला करके जो है एक ब्लड ग्रुप बनता है किसी बंदे का। तो ये भी करेक्ट बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं दी है, तो इसको आप ऑप्शन बी मार्क करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि इन ह्यूमंस मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द बेबी विच इज बोर्न। तो जो आपका बेबी बोर्न होगा उसका सेक्स क्या रहेगा, वो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, उसको कौन डिटरमाइन करेगा। ये आपका फीमेल का साइन है और ये किसका साइन है, मेल का साइन है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल साइंस है, तो वो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, उसको कौन कौन डिटरमाइन करेगा, उसको डिटरमाइन करेगा जो क्रोमोसोम उसके अंदर आया है फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, जो मेल होगा, जो फादर होगा उसका, उससे डिटरमाइन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इनके 22 पेयर होंगे वो तो दोनों के एक जैसे होंगे, जिससे बाकी सारी क्वालिटीज क्या होंगी, डिटरमाइन होंगी। जैसे कि बेबी की हाइट कैसी रहेगी, है ना, उसके आप कह सकते हैं कि उसके बाकी सारी, जैसे कलर फेयर रहेगा, बाल उसके ब्राउन रहेंगे या रेड रहेंगे, या तो फिर उसके ईयर लोब्स अटैच रहेंगे या फ्री रहेंगे, ये सारी चीजें डिटरमाइन होंगी। लेकिन मेरा जो लास्ट वाला पेयर होगा, वो अगर मदर के अंदर मैं बात करूं तो होमोजाइगस होगा, यानी दोनों एक्स एक्स होंगे, और जबकि जो फादर है उसके अंदर हेट्रोजाइगस होगा, एक्स वाई होंगे। तो अब जब ये दोनों का क्रॉस होगा, तो यहाँ से तो ऑलवेज एक्स आएगा, मदर के पास से तो ऑलवेज एक्स, और फादर के पास से क्या आएगा वो डिटरमाइन करेगा कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। अगर यहाँ से एक्स आता है तो ये दोनों एक्स एक्स बनेंगे, और जो बोर्न होगा वो आपका गर्ल चाइल्ड होगी, वो क्या होगी, गर्ल चाइल्ड। और उधर से अगर फादर की तरफ से क्या होता है आपका, अगर वाई आता है तो इट विल बी अ बॉय चाइल्ड। तो ऑब्वियसली असर्शन आपका करेक्ट है। और रीजन क्या है, वाई क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ओनली मेल गैमेट। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट। ये अभी वही दे रखा है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वाई है वो सिर्फ पेरेंट के अंदर मिलेगा, मतलब कि आपके मेल पेरेंट के अंदर ही मिलेगा। तो वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो सिर्फ मेल से ही आ सकता है। तो ए इसको मार्क कर दिया, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो 41 के अंदर क्या बोला है, इफ मदर इज होमोजाइगस फॉर ब्लैक हेयर एंड फादर हैज रेड हेयर देन देयर चाइल्ड कैन इनहेरिट ब्लैक हेयर। तो अगर मदर की ब्लैक हेयर है और फादर की रेड हेयर है, तो उनके चाइल्ड के जो है ब्लैक हेयर हो सकते हैं, कैन इनहेरिट। तो ऑब्वियसली करेक्ट बात है। अगर रेड का और ब्राउन का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, रेड का और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अब इनमें कोई एक रिसेसिव होगा, कोई एक डोमिनेंट होगा। हो सकता है कि इनमें से रेड रिसेसिव हो तो बी डोमिनेंट होगा, यानी ब्लैक हेयर मिलेंगे। और अगर ब्लैक डोमिनेंट हुआ तो आपके वो रेड डोमिनेंट हुआ तो रेड हेयर मिलेंगे। तो कोई सा एक तो पॉसिबल है ही, तो ब्लैक ब्लैक हेयर ऑब्वियसली हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रीजन क्या बोला है कि जीन फॉर ब्लैक हेयर इज रिसेसिव टू जीन फॉर रेड हेयर इन ह्यूमंस। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कोई जो है प्री डिसाइडेड ऐसा रिसेसिव या डोमिनेंट ट्रेट नहीं है ह्यूमंस के अंदर। जैसा ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर होता क्या है बेसिकली, कि जो ब्लैक हेयर है उसका जो जीन है वो रिसेसिव है, यानी कि रेड हेयर का क्या है, जीन जो है आपका डोमिनेंट है। लेकिन ऐसा प्री डिसाइडेड कोई भी सीक्वेंस नहीं है। तो ये गलत बात हुई, और इसको आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असर्शन आपका सही है और रीजन गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो 42 क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऑब्वियसली करेक्ट है। जो आपका मिरर है, कोई भी अगर आपका ये मिरर है स्पेरिकल मिरर, तो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इट विल बी, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, फोकस रहने वाला है। ओके, और इस जहाँ टू फोकस की लेंथ के बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। तो सी ऑब्वियसली क्या है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है इसका, ये वाला। तो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का तो जो है आपका पार्ट नहीं है सी। तो ये करेक्ट है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नहीं हो पाएगा ये पॉसिबल, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करते हैं लाने की। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बोला क्या है एक्चुअली, इन्होंने बोला है कि जो आपका स्पेयर होगा, ये जो आपका स्पेयर है, इसका कुछ पार्ट हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और उसको हम पॉलिश कर देते हैं एक्चुअली। और ये किसकी तरह से काम करता है, ये जो इसका सरफेस हमने कट करा है, ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है। तो ये भी क्या है आपका ऑब्वियसली करेक्ट बात है। और इस जो आपका
ये स्फीयर है, इसका जो सेंटर रहा होगा वही अभी आपका क्या बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। ठीक है, तो आपका रीजन भी करेक्ट है और ऑब्वियसली करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए इसको मार्क कर देंगे आप और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 43 की तरफ अगर मैं बात करूं, तो द मिरर्स यूज्ड इन सर्च लाइट आर कॉनकेव स्पेरिकल। जो सर्च लाइट जो है आपकी, उसके अंदर जो मिरर यूज होते हैं वो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर यूज होते हैं, ऑब्वियसली करेक्ट। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इनको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, तो ये बेसिकली करते क्या है, जो इनके ऊपर आने वाली सारी लाइट्स हैं, जो इंसिडेंट लाइट है, जो भी मैं लाइट इन पर इंसिडेंट कराऊंगा, ये उन सारी लाइट को क्या कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि आपकी जो सर्च लाइट है उसकी जो बीम है, लाइट की जो बीम है, रे है, वो क्या पड़े, पैरेलल पड़े सामने, है ना। आपको ऐसी तो चाहिए आउटपुट कि एक बीम की तरह वर्क करे, आप थोड़ी ना चाहेंगे कि एक बीम कहीं जा रही हो एक कहीं। तो ये जो है क्या बनकर आएगी, एक बीम की तरह काम करेगी और ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक अच्छा फोकस पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली करेक्ट एसर्शन है। रीजन की मैं बात करूं, तो इन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, तो ये गलत बात है। जो आपका कॉनकेव मिरर है, इसके अंदर जो है 5 केसेस में क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो क्या मिलेगी आपको, रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस में क्या मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑलवेज वर्चुअल गलत बात है, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड भी रहने वाली है। तो एजर्शन सही और रीजन गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा मार्क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। एजर्शन क्या कह रहा है, ए मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर। मिरर फॉर्मूला जो है आपको प्लेन मिरर में उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली करेक्ट है एजर्शन। रीजन की मैं बात करूं, तो ए प्लेन मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। अच्छा, अभी मैं फोकल लेंथ में जस्ट अभी आपको क्या बता रहा था कि अभी जैसे आपका एक सर्कल है ये, है ना, ये स्पेयर है एक, इस स्पेयर से मैंने क्या करा, एक पर्टिकुलर पार्ट को काटा और उसको मिरर बता दिया मैंने, है ना। तो इसकी जो रेडियस रही होगी उस टाइम पर, इस स्पेयर की जो रेडियस रही होगी उस टाइम पर, उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर। इसको मैं बोलता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी जो रेडियस इसकी रही होगी एक्चुअल में, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस मिरर की जो, अगर मैंने मिरर मैं कट कर लेता हूँ, इसकी जो रेडियस रही होगी। अभी प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर मेरा एक ऐसा मिरर है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसका जहां इसका सेंटर होगा, जहां पर ये एक स्पेयर बन जाएगा, है ना। तो स्पेयर ये क्या बनेगा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा स्पेयर, ये तो एक छोटा स्पेयर है, एक बहुत बड़ा स्पेयर, जैसे कि अभी मैं इसको रब कर दूंगा, आपको बना के बता देता हूँ। अगर ऐसा एक इतना बड़ा स्पेयर आप ले लें और इसका एक इतना सा पार्ट काट लें, इतना सा पार्ट, ठीक है, और इसको आप ध्यान से देखें तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, एक प्लेन मिरर के जैसे। कैसा दिखाई देगा, एक प्लेन मिरर के जैसे। तो प्लेन मिरर बेसिकली क्या है, प्लेन मिरर एक एक ऐसा मिरर है जो कट आउट करा गया है, जो कि निकाला गया है एक बहुत बड़े मिरर से, जिसे निकाला गया है एक बहुत बड़े मिरर से, उसको निकाला गया है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, लगभग इन्फिनिटी है। उसकी फोकल लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है, काफी ज्यादा है। तो ये जो है ये भी करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। तो एजर्शन रीजन क्या है, दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसको आप ए मार्क करके और आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 क्या कह रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, इमेज इन द प्लेन मिरर मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो एजर्शन जो है करेक्ट है। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये आपका प्लेन मिरर है, इधर आपने रखा ऑब्जेक्ट, या फिर इधर ऑब्जेक्ट रख लीजिए, एक ही बात है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है, ठीक है। तो अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ बढ़ रहा है कितने मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा जी, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी तरफ से, कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो जितना मेरा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरफ जा रहा होगा, मिरर की तरफ जा रहा होगा, उतना ही आपकी इमेज भी क्या आ रही होगी, मिरर की तरफ आ रही होगी। तो दो ये और प्लस दो इधर से चल रही होगी इमेज आपकी, दो ये, है ना। तो जो टोटल नेट स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो एजर्शन करेक्ट हुआ। रीजन क्या है
इमेज formed by a plane mirror is as far behind the mirror as the object is front of it। ये तो मैंने आपको भी बताया कि जो प्लेन मिरर है उसमें आप जितना पास उसके ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही पास उसका क्या रहेगी, उसकी इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पर रहेगी। ठीक है, इसका रीजन भी यही है। तो स्पीड भी क्या रहेगी उसकी, दोनों साइड की ऐड हो जाएगी स्पीड। तो इसको आप ऑप्शन ए मार्क कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करता हूं मैं। तो 46 क्या कह रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी अ वर्चुअल इमेज बाय आई। तो ये तो इन्होंने गलत बात बोल दी भाई, ये तो इन्होंने क्या बोल दी, गलत बात बोल दी। इसमें तो हम डी मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे डी? कौन कहता है कि वर्चुअल इमेज को आंख से नहीं देखा जा सकता? आंख से सभी तरह की इमेज देखी जाती है ना। वर्चुअल एंड हमने वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस देखी नहीं है क्या? क्या अभी हमने क्या हमने कोई ऐसी इमेज नहीं देखी जो कि इरेक्ट हो, सीधी हो, किसी ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज बनती हुई हमने कभी नहीं देखी? तो अगर वो सीधी है तो ऑब्वियसली वर्चुअल का कॉम्बिनेशन हमेशा इरेक्ट के साथ बनेगा। यानी कि अगर सीधी इमेज देखी है, इरेक्ट इमेज देखी है, तो वो क्या रही होगी, वर्चुअल भी रही होगी, है ना। तो वर्चुअल इमेज को आंख से देख पाना पॉसिबल है ऑब्वियसली। तो एक गलत स्टेटमेंट है, तो एजर्शन आपका गलत हो गया। 47 की बात करता हूँ, फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। तो ऑब्वियसली करेक्ट है ये। जो आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे, जब लाइट जो है इसके बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू पास होगी तो इन कोलोइडल पार्टिकल से टकरा करके इसका क्या हो जाएगा, इसका पाथ आपको विजिबल हो जाएगा। ये इनसे टकराएगी, फिर स्कैटर करेगी। तो इससे होगा क्या कि आपको इसका पाथ जो है क्या हो जाएगा, इसका पाथ विजिबल हो जाएगा आपको। तो उसी को आप क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। ये भी ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो लाइट स्कैटर होगी और इसका जो कलर आपको दिखाई देगा वो डिपेंड करेगा कि इस ये जो जिस पार्टिकल से टकराई है उसका साइज क्या था, है ना। अगर कम पार्टिकल, छोटा पार्टिकल था तो उसका जो कलर है कुछ डिफरेंट होगा। अगर बड़ा पार्टिकल था तो उसका कलर फिर भी क्या होगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी को मार्क करना है आपने और 48 पर चलना है। A rainbow is sometimes seen in the sky in rainy season only when observer's back is towards the sun। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रेनबो बनता हुआ आप सभी ने देखा होगा, इंद्रधनुष जिसको आप कहते हैं, 7 कलर का पैटर्न, ये विबग्योर का पैटर्न बनता है। और इसको सिर्फ आप तभी देख पाएंगे, ऑब्जर्वर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर हैं आप। तो इसको देख पाना सिर्फ तभी पॉसिबल है, इसको देख पाना सिर्फ तभी पॉसिबल है, ये रेनबो है आपका, है ना, रेनबो। इसको देख पाना पॉसिबल तभी है जब सन क्या हो, आपके बैकवर्ड पोर्शन में हो या बैकग्राउंड में हो, है ना। तब सिर्फ आप इसको देख पाएंगे। तो assertion आपका करेक्ट है। रीजन, इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज डिस्पर्सन एंड द फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो होता क्या है कि जो पानी के जो आपकी एटमोस्फेयर है उसके अंदर जो रेन ड्रॉप्स होती है, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये क्या करती हैं, जो आपका रे लाइट की रे इन पर पड़ती है वो क्या होती है, इनसे रिफ्लेक्ट होकर जाती है और डिस्पर्स हो जाती है। वो फैल जाती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, क्या होती है, फैल जाती है। और उसी से क्या होता है आपका रेनबो फॉर्मेशन। तो रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपने ए मार्क करना है। इसके बाद 49 क्वेश्चन, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच ओनली नियरर ऑब्जेक्ट आर सीन बाय द आई। तो ऑब्वियसली करेक्ट है, इसमें नियरर ऑब्जेक्ट आपको आराम से दिख जाते हैं, फार ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है। रीजन क्या दिया है, आई बॉल जो है आपकी क्या है, इलोंगेटेड। आई बॉल इलोंगेटेड बोल लीजिए, या फोकल लेंथ जो है आपकी वो क्या हो जाती है, आई की डिक्रीज हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, फोकल लेंथ डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो आपको फार ऑब्जेक्ट्स हैं, फार्दर ऑब्जेक्ट, जो आपके फार्दर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपकी रेटिना है मान लीजिए, और ये क्या है, आई लेंस है, ये आई लेंस है आपका। ओके। तो जो फार्दर ऑब्जेक्ट होगा, जो यहाँ पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट होगा, जो इससे ये रेज आ रही होंगी आपकी, ये रेज क्या हो जाएंगी, ये फोकस हो जाएंगी पहले ही, रेटिना से पहले। रेटिना से पहले फोकस होने की वजह से आपको प्रॉपर इमेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसी को आप बोलते हैं कि आई बॉल का इलोंगेट हो जाना, या फिर आपकी जो है फोकल लेंथ कम हो जाना आई की। तो ऑब्वियसली आपका रीजन भी करेक्ट है
और ऑप्शन ए आप इसको मार्क करेंगे, assertion रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। 50 द स्टार्स ट्विंकल वाइल प्लैनेट्स डू नॉट, स्टार्स ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट्स नहीं करते, तो ये सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट, देखिए ये भी सही बात है, स्टार्स का साइज बड़ा होता है प्लैनेट से, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के पास जो है, एक प्लैनेट के पास बहुत सारे स्टार्स होते हैं, एक प्लैनेट के पास बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ऑब्वियसली एक प्लैनेट के पास बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो जो लाइट हमको प्लैनेट से मिलती है वो इन सारे स्टार्स का मिला जुला एवरेज होता है। जो लाइट हमको मिलती है प्लेनेट से वो इन सारे स्टार्स की लाइट का मिला-जुला एवरेज होता है, जिससे कि स्टार्स हमको शाइन करते हुए या ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते, जबकि प्लैनेट्स जो है ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप, बिल्कुल सही बात है, जो लैंप का आपका फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन से ही बनता है, तो ये करेक्ट है आपका। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो, ये किसने कह दिया सर? टंजिस्टन का तो मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ऑब्वियसली इसीलिए हम इसको यूज भी करते हैं आपके बल्ब के अंदर, तो ये तो गलत हो गया, तो इसको आप ऑप्शन सी मार्क करेंगे, एजर्शन आपका करेक्ट है और रीजन गलत है। लोंगर वायर हैव मोर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू शॉर्टर वायर, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। रेजिस्टेंस और आपको रीजन क्या दिया है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के, तो ये भी करेक्ट है। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं, यानी कि लेंथ पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो एजर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसको मैं ए मार्क कर दिया मैंने। Alloys are commonly used in electrical heating devices like electric iron toaster, तो सही बात है, जो आपकी हीटिंग डिवाइसेस हैं उसमें सारे अलॉयज ही यूज होते हैं, और इसका रीजन क्या है, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, अलॉयज जो है आपके हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो खराब होने से बच जाते हैं, तो इसका रीजन भी करेक्ट है। 54 ए सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल, असर्शन जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद रीजन क्या बोल रहा है, सेल मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेल क्या करता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है इसके टर्मिनल्स के बीच में काफी लंबे टाइम तक, तो ये भी करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। और आप इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर आप ऑप्शन मार्क करेंगे बी, ठीक है, ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, बी। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसकी, एजर्शन की, क्योंकि इसमें तो बताया है कि कन्वर्ट करता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, तो कैसे कन्वर्ट करता है उसका तो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, तो हम इसको ए तो मार्क कर नहीं सकते, बी मार्क करेंगे। 55th क्वेश्चन मेरा, द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद डिवाइस, जो आपका फ्यूज है उसको डिवाइस के साथ सीरीज में रखते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। आप क्या चाहेंगे, ये मेरा फ्यूज है मान लीजिए, ये क्या है मेरा फ्यूज, ये मेरा फ्यूज है, और यहाँ पर कहीं मेरी लगी होगी मेरी डिवाइस, तो मैं क्या चाहूंगा कि अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बने, अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बने, शॉर्ट सर्किट यानी कि करंट ज्यादा आ जाए सर्किट के अंदर, तो ये क्या हो, ये फ्यूज मेरा मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद कनेक्शन टूट जाए, और ये कनेक्शन टूट पाना पॉसिबल किसके अंदर है, सिर्फ सीरीज के अंदर, अगर ये पैरेलल में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फिर भी किस तक पहुंच जाएगी, आपके रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगी, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा फिर लगाने का। फ्यूज वायर कंसिस्ट ऑफ फ्यूज कंसिस्ट ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी ऑब्वियसली करेक्ट है आपका, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना, अगर आप इसको सीरीज में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अपनी जगह बातें सही है, तो आप इसको बी मार्क कर देंगे। 56 ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट वायर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड, देखिए ये आपको पता है, एक फील्ड के अंदर इसकी जो डायरेक्शन है किसकी, ड्राइंग आपको पता है थोड़ी सी मेरी, ऑब्वियसली थोड़ी सी नहीं, ज्यादा ही गंदी है, तो लेकिन आपको क्या पता है कि जो आपका राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, जो आपका राइट हैंड थंब रूल है उससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, तो अगर जो है आपका क्या रहने वाला है, अगर आपका डायरेक्शन जो है मान लीजिए ऊपर की तरफ है, अगर वायर का, अगर
वायर के करंट का फ्लो डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो आपके जो कर्ल हैं वो कैसे बनेंगे, अगर ऊपर की तरफ है तो कर्ल कैसे बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज कर्ल बनेंगे, जबकि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको नीचे की तरफ कर दूं, तो कर्ल का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज बनने लगेंगे। तो एजर्शन मेरा करेक्ट हुआ। और रीजन क्या दिया है, डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय लेफ्ट हैंड रूल, तो ये गलत हो गया है ना। अभी तो हमने डिस्कस करा कि राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा, लेफ्ट हैंड रूल तो आपका किस में लगता है, मोटर में लगता है। तो ये ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा ये। 57 की बात करते हैं। 57, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टी में से एक ही है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टीज है ना। रीजन क्या है, एट इंटरसेक्शन पॉइंट द नीडल ऑफ कंपास विल पॉइंट इन टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट दी है। अगर दो आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एक पॉइंट पर क्रॉस करती हैं मान लीजिए, और क्योंकि मैं इन्हें कंपास से इनका डायरेक्शन पता करता हूँ, तो मेरी जो कंपास की नीडल है इस टाइम पर उसको दो डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ेगा। भाई जिधर इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उधर उधर तो मैग्नेटिक आपकी कंपास की नीडल पॉइंट करनी चाहिए। तो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि नीडल तो एक ही है, तो एक डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेंगी। तो एजर्शन आपका जो है ऑप्शन ए सही बना। इसके बाद एसी करंट इज यूज्ड इन हाउस सप्लाई, हाउस सप्लाई में एसी करंट यूज करते हैं, तो करेक्ट है। एसी करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये भी ऑब्वियसली करेक्ट है, और रीजन भी आपका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है जो है आपका रीजन एसर्शन की। एसी करंट को इसलिए हाउस होल्ड में यूज करते हैं क्योंकि इसको लार्ज डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट करा जा सकता है बिना ज्यादा लॉस के, बाय ओनली बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, आप इसको क्या कर सकते हैं, दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। 59, ए जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये किसने कह दिया सर, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। म्यूचुअल इंडक्शन पर तो ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, ये तो भैया आपका किस पर वर्क करता है जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। तो ये ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए 60 की बात करता हूं मैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको मैं यूज करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो ये गलत बात है बिल्कुल। इसमें भी क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उन सभी के अंदर हम आज के टाइम पर क्या यूज करते हैं, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उन सभी के अंदर हम आज के टाइम पर क्या यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन यूज करते हैं। फिजन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, फिजन। फिजन फिजन के अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है कि फिजन के अंदर एक हैवियर न्यूक्लियस को हम लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ते हैं। जो हमारा आपका यूरेनियम रहता है, यूरेनियम की हैवियर न्यूक्लियाई को आप ब्रेक करते हैं किसके अंदर, क्रिप्टन यानी Kr और प्लस बेरियम में और कुछ न्यूट्रॉन्स में, है ना। उसमें आप उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, तो उसी को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं, फ्यूजन कभी यूज नहीं करते। और यूज ना करने का एक पर्टिकुलर रीजन है, फ्यूजन को होने के लिए 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि प्रैक्टिकली ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है ना, इस मदर अर्थ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।